का जो लेक्चर है वो है पैराग्राफ राइटिंग पे। ये चैप्टर नंबर 33 है रन एंड बार्टन की बुक इंग्लिश ग्रामर में, और ये बुक 2 का है। बुक 2 के अंदर चैप्टर 33 है। ओके, पैराग्राफ राइटिंग के अंदर हम आज ये इस चैप्टर में देखने वाले हैं। एक तो पैराग्राफ की डेफिनेशन, फिर प्रिंसिपल जिनके ऊपर पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बेस करता है, और उसके अलावा उसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जो इस बुक के अंदर मेंशन है। सबसे पहले, इफ़ यू लुक एट अप एनी प्रिंटेड प्रोज बुक यू विल see that each chapter is divided into section, the first line of each being usually indented slightly to the right. These sections are called paragraphs. सिंपल सी इसकी पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जितनी भी आप प्रोज की बुक्स देखेंगे तो जो स्टार्ट लाइन का जो है वो इंडेंट है, थोड़ा सा आगे है और थोड़े सा आगे से करके स्टार्ट किया हुआ है लिखना, तो वो पैराग्राफ है। ठीक है, जहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ओके, these sections are called paragraphs. Chapters, essays and other prose composition are broken into paragraphs to make the reading of them easier for the From the beginning of new paragraph marks a change of topic or a step in development of an argument or of a story. जितने भी essays हैं, chapters हैं, prose की जितनी भी compositions हैं वो paragraph के अंदर divided हैं, और जब paragraph एक से दूसरे पे shift होते हैं तो इसका मतलब ये है कि next paragraph के अंदर different topic या theme होगा। In writing essay or other composition, it is important to know how to divide them properly into paragraphs for an essay not so broken up, looking uninteresting and is not easy to read. ठीक है, अब जब आपने किसी भी रिटन फॉर्म में या प्रोज में जो भी लिखा हुआ है उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है तो वो आपने बहुत केयरफुली करना है। कुछ अगर आपने ऐसे के अंदर बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना दिए हैं तो वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं होंगे। अब आती है पैराग्राफ की डेफिनेशन को देखते हैं। A paragraph is a number of sentences grouped together and relating to one topic or a group of related sentences that develop a single point. यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पैराग्राफ सिंपली अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है और वो सब रिलेटेड एक ही टॉपिक के बारे में होंगे या एक ही पॉइंट को डेवलप कर रहे होंगे। सब बातें मिला के एक बात को शो करने की कोशिश कर रही होंगी। These definitions show that the paragraph of a composition are not merely arbitrary division. The division of a chapter into paragraph must be made according to the changes of ideas introduced. अब इस डेफिनेशन से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जब एक पैराग्राफ से दूसरे मतलब कोई रैंडम या कुछ भी खुद ही से डिवीज़न नहीं कर देनी सेंटेंसेस की। जब पैराग्राफ आप किसी भी वर्क में शो कर रहे हो या बुक में शो कर रहे हो या ऐसे में शो कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के अंदर शिफ्ट हो रहा है तो आइडिया चेंज हो रहा है या टॉपिक चेंज हो रहा है, थीम चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है और आगे अगले पैराग्राफ का मतलब है कि नया आइडिया होगा। There is therefore no rule as the length of paragraph. They may be short or long according to the necessity of the case. A paragraph may consist of a single sentence or of many sentences. तो इससे हमें पता चल रहा है कि पैराग्राफ की कोई भी सजेस्टेड लेंथ नहीं है, वो किसी भी लेंथ का शॉर्ट और लॉन्ग हो सकता है। लेकिन पैराग्राफ जो है वो एक सिंगल सेंटेंस का भी हो सकता है या काफ़ी सेंटेंसेस का भी हो सकता है। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बात आ रही है प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ स्ट्रक्चर। अगर आपने कोई अच्छा ऐसे लिखना है या रिप्रेजेंटेटिव एकेडमिक लिखना है और आप चाहते हैं कि आपका रीडर या जो टीचर है वो उससे इम्प्रेस हो, तो कुछ पैराग्राफ राइटिंग के रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे अच्छे पैराग्राफ लिखने के लिए। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले जो रूल है पैराग्राफ राइटिंग का वो है यूनिटी।
The first and foremost principle of to be observed in constructing a paragraph is the unity. Just as each sentence deal with one thought, each paragraph must deal with one topic or idea, and with no more than one. In writing an essay, for example, each head and each subheading should have its own paragraph of itself, and every sentence in the paragraph must be closely connected with the main topic of the paragraph, and the paragraph and every part of it must be the expression of one theme or one topic. ओके जब यूनिटी की बात हो रही है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पैराग्राफ राइटिंग का। तो इसके अंदर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब एक पैराग्राफ लिखा हुआ हो तो उसका एक ही थीम हो, एक ही आइडिया उसके अंदर डिस्कस किया हो। अगर आपने उसको डिवाइड किया हुआ है हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में, तो एक पैराग्राफ एक ही सब हेडिंग से डील करें, ठीक है। और जो वो है मतलब सारे सेंटेंसेस उस पैराग्राफ के वो जो मेन थीम या टॉपिक है उससे क्लोजली लिंक्ड हों, ठीक है। और जो नेक्स्ट है और वो जो पैराग्राफ का सारे पार्ट्स हैं वो उसी थीम या टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हों या सपोर्ट कर रहे हों या उससे लिंक्ड हों। Then comes order. The second principle of paragraph construction is order. That is logical sequence of thoughts or development of the subject. Events must be related in order of their occurrence, and all the details should be connected with the leading idea and arranged according to their importance or order. जब आपने पैराग्राफ के ऑर्डर का ख़्याल रखना है तो इसके अंदर आपने लॉजिकल सीक्वेंस का ख़्याल रखना है। जो इम्पॉर्टेंट बात है या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करें कि जो चीज़ पहले आ रही है उसको पहले डिस्कस करें, जो बाद में आ रही है उसको बाद में डिस्कस करें। इर्रेलेवेंट चीज़ें मिक्स ना करें और उनकी तरतीब भी ख़राब ना करें। अगर वो चीज़ें फ़्लो में होंगी, नेचुरल फ़्लो में होंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रियल लाइफ में या होंगी तो वो इजी होंगी रीडर के लिए अंडरस्टैंड करना। और अगर आप मतलब ये लॉजिकल ऑर्डर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना आइडिया या थीम जो है वो क्लियरली रीडर तक पहुंचा सकते हैं इस अरेंजमेंट से, सीक्वेंस से। और जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है या जो ज़्यादा ज़रूरी है वो शुरू में हो और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सपोर्टिंग आइडियाज़ में बाद में आए, और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में ज़्यादा मटेरियल लिखा जाए और जो कम इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में कम मटेरियल लिखा जाए। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है वेराइटी। अ थर्ड प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन इज़ वेराइटी, बाय विच इट मेंशन शुड बी डिफरेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड नॉट ऑलवेज ऑफ द सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अंदर जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो वैरायटी का है। इसका मतलब ये है कि सेम बात बार बार रिपीट नहीं करनी, उसके अंदर वैरायटी आनी चाहिए। जो सेंटेंस यूज़ हुए हैं पैराग्राफ के अंदर वो डिफरेंट लेंथ के होने चाहिए और सेम पैटर्न पे नहीं लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक कैट पे ऐसे लिखते हैं तो आप बार बार ये नहीं कह सकते दिस इज़ कैट, इट हैज़ आइज़, इट हैज़ टेल, इट हैज़ फर। तो ये जो इट इज़ है ये क्या है, ये मोनोटोनी है, ये एक ही टाइप का चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है। टू सम अप द एसेंशियल्स ऑफ गुड पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन आर नंबर 1 यूनिटी, नंबर 2 है अ गुड टॉपिक सेंटेंस, थर्ड लॉजिकल सीक्वेंस, फोर्थ वेराइटी एंड फिफ्थ फुल एंड राउंडेड फाइनल सेंटेंस इन कंक्लूजन। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। The road is one of the great fundamental institute of mankind. Not only is the road one of the great human institute because it is the fundamental to social existence, been also because its varied effect appears in each department of the state. It is the road which determines the sites of many cities and the growth and the nourishment of all. It is the road which controls the development of strategies and fixes the sites of battle. It is the road that gives framework to all economic development. It is the road which is the channel of all trades, and what is more important of all ideas, it is the most
humble function. It is necessary guide without which process from place to place would be a ceaseless experience. It is the substance without which organized society would be impossible. Thus the road moves and controls all history. ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. इन दिस पैराग्राफ द फर्स्ट सेंटेंस स्टेट्स द सब्जेक्ट. ठीक है, कि किस चीज़ के बारे में, किस थीम के बारे में बात हो रही है. तो वो क्या था, रोड इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनकाइंड. तो हमें इससे पता चल गया कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर रोड की बात होने वाली है. इट इज़ द टॉपिक सेंटेंस. ठीक है, हमें फर्स्ट लाइन से पता चल गया कि पूरे पैराग्राफ के अंदर रोड की डेवलपमेंट और उसके फ़ायदे मैनकाइंड के लिए जो हैं वो डिस्कस होने वाले हैं. द बॉडी ऑफ पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स विच प्रूव द स्टेटमेंट इन द फर्स्ट सेंटेंस. बाकी पूरे पैराग्राफ के अंदर जो उसने पहले सेंटेंस में बात की है उसको सपोर्ट करने के लिए या अपनी बात को मनवाने के लिए उसने डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी हैं. एंड द फाइनल सेंटेंस सम्स अप द होल. ठीक है, आखिरी लाइन के अंदर उसने बता दिया कि अगर रोड्स ना होती तो ये चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती. तो ये क्या है, कंक्लूजन वाली फाइनल उसकी लाइन है. ओके, इसके बाद आता है द राइटिंग ऑफ अ सिंगल पैराग्राफ. So far we have been treating of paragraphs which are one section or more or less lengthy composition like an essay or the chapter of a book. ठीक है, अभी तक जो बात हो रही थी वो सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ की हो रही थी जिसके अंदर एक ही टॉपिक डिस्कस हो रहा था. अब ये लाइक बुक के चैप्टर्स या ऐसे के जिस तरह चैप्टर्स या पैराग्राफ्स होते हैं, ये उस तरह हम डिस्कस करने लगे हैं पैराग्राफ्स को. But students are often asked in the examination to write a short, separate paragraph instead of essays to subject of ordinary interest. Such single paragraphs are really miniature essay, but the same principle as we have discussed above, except the principle of variety must be followed in their construction. तो नॉर्मली वो कहता है कि बच्चों को एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो भी मिनी ऐसे ही होता है और उसके अंदर आपने यही सारे रूल्स फॉलो करने हैं सिवाय वैरायटी के. कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए और ऑर्डर होना चाहिए ताकि अच्छा पैराग्राफ लिखा जा सके. Each paragraph must be a unity treating of one definite subject and must follow a logical order of thought. अब वो कह रहे हैं हर पैराग्राफ के अंदर क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए और उसको एक ही थीम को या सब्जेक्ट को डिस्कस करना चाहिए. एंड सेकंड क्या है, लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए. In most cases too, the rules about the topic sentences and the conclusion should be borne in mind. और क्या कहते हैं, जब आप ऐसे लिखा रहे हों तो आपके माइंड में टॉपिक सेंटेंस भी होना चाहिए और कंक्लूजन वाला भी सेंटेंस आपके माइंड में होना चाहिए. A few examples should be this clear. Suppose for example you are asked to write a paragraph on the cat. ठीक है, अब चीज़ें क्लियर करने के लिए वो कह रहे हैं कि अगर आपको कैट पे ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है तो it is obvious that you cannot treat this subject fully as you might be in a long essay. अब आपको पता है कि एक पैराग्राफ के अंदर कैट के ऐसे को समराइज़ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कैट के ऊपर मतलब बुक्स लिखी जा सकती हैं. It is obvious that you cannot treat the subject fully as you might be in a long essay, and yet you might, according to the principle of unity, confine your paragraph to one definite topic. लेकिन आपने जो यूनिटी का टॉपिक फॉलो करना है तो उसके अंदर आप एक डेफिनेट टॉपिक तो बीच में डिस्कस कर ही सकते हो. You must therefore choose one thing to say about a cat and stick to it throughout. ठीक है, अब आपने उसकी कोई एक क्वालिटी सेलेक्ट कर लेनी है एक पैराग्राफ के लिए और पूरे पैराग्राफ में सिर्फ उसी को डिस्कस करना है. Choose one. You might for example write of one characteristic of the cat and say it loves of comfort and attachment to its home. In that case you might write a paragraph something like this. ठीक है, अगर आपको कैट की एक क्वालिटी डिस्कस करनी है कि वो जगहों से अटैच हो जाती है और ह्यूमन से नहीं होती, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है नीचे, इसको देखते हैं.
There is some truth in the common saying that while dogs become attached to person, cats are generally attached to places. A dog will follow his masters anywhere, but a cat keeps to the house it is said to. Even when the house changes hand, the cat will remain there so long as it is kindly treated by the new owners. A cat does not seem to be capable of personal devotion, often shown by a dog. I think most of its own comfort and its love is only cupboard love. Notice that the construction of paragraph it begins with the topic sentence. अब अगर इसको गौर से देखे जाएं इस पैराग्राफ को, तो जो पहला सेंटेंस है पैराग्राफ का वो टॉपिक सेंटेंस से ही स्टार्ट हुआ है. It begins with topic sentence with clearly states the subject. ठीक है, उन्होंने पहले ही जो सब्जेक्ट है या थीम जिस चीज़ के बारे में बात करनी है वो पहले ही मेंशन कर दी है. The following sentence explain the statement by expanding it, and the last sentence by giving reason for the attachment of a cat to a particular house forms a fitting conclusion. इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने बताया है कि जो उसके पहले सेंटेंस के बाद बाकी जितने भी हैं लास्ट सेंटेंस तक वो उसी थीम से लिंक्ड हैं और वो उसी को एक्सप्लेन करें. द पैराग्राफ इज़ देयर फॉर अ यूनिटी ट्रीटिंग वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ कैट करेक्टर एंड इज फॉलोज एन ऑर्डरली प्लान. तो इस पैराग्राफ में क्लियरली यूनिटी है बिकॉज वो एक ही कैट की क्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं और उसको ऑर्डरली तरतीब से प्लान को फॉलो कर रहे हैं. द पैराग्राफ ऑन द कैट इज़ डिस्क्रिप्टिव. ये वाला जो पैराग्राफ है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आ रहा है. नाउ टेक एन एग्जाम्पल. ओके, ये उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है मोटर कार एक्सीडेंट की. ये आप लोग देख सकते हो, ख़ुद से रीड कर सकते हो. और उसके बाद ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 132, और इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन है जो आप ख़ुद से ट्राई कर सकते हो. A rainy day, a walk, the cow, tree, politeness, anger, a picnic, a fire, a flood, some pet animal, river, cricket. Thank you. That's all for this paragraph writing. Thank you for listening this class.